in the figure is filled with water, is filled with water, full stop. It is moving down with a constant acceleration. Yes, it is moving down with a constant acceleration. Small a along a fixed inclined plane. Along a fixed inclined plane with angle 45. P1 and P2 are pressures at point P1 and P2 are pressures at point 1 and 2 respectively. 1 and 2 respectively. Located at the base of the tube. Located at base of the tube. Let beta equal to P1 minus P2 divided by rho GD. Let beta equal to P1 minus P2 divided by rho GD, where rho is density of water, D is inner diameter of the tube, D is inner diameter of tube, D, and G is the acceleration due to gravity. Check which statements are correct. Check which statements are correct. First statement, बीटा इक्वल टू 0 एक when a इक्वल टू g by root 2 सामने लिखा है. चेक करना इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट. अन्वी चलवड़े, ओम श्री राम, चैतन, सूफिया कोतवाल, हरसाली भोसले. ये सॉल्व करना और कल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना. दोनों क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट से.
क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, उससे सीखने को मिलता है और अप्लाई करने की कोशिश करनी होती है। क्लास 10th का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं। हाइड्रोस्टैटिक्स का रूल लगाना है ना, रो जी एच। हो गया, फर्स्ट और थर्ड, एक का आंसर आ गया, फर्स्ट और थर्ड। अपने ऊपर भरोसा किया करो ना, आ जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, दो लोगों का आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। एनीबडी एल्स? तुम एक्सप्लेन करो आदित्य, सुनना इनकी बात को ध्यान से। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, हम केवल वर्टिकल से भी काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये ऐसे एक्सलरेटेड है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें दिखेगा कि तुम भी कर सकते थे। एप्लीकेशन ही तो डेवलप करना होता है, कंटेंट तो सब जगह पड़ा रहता है, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर हमने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया तो सब ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। ऑलमोस्ट चीजें तो हम सारी जानते हैं ना, क्या क्या सिलेबस में। ये बॉडी, ये सिलेंडर ए एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है, राइट। इसका नीचे का एक कंपोनेंट आएगा a/√2, राइट। ये किधर भी आएगा a/√2, मतलब ए cos 45 और ए sin 45। हाँ, देन 45 है, हाँ। मतलब इधर एक ट्राइंगल बना रहे हो, ये वाला, राइट। ये वाला डिस्टेंस d था और ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी कितना है 45, ये भी कितना है 45, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ गया। आई थिंक ये ट्राइंगल आ गया राइट एंगल आइसोसेलेस। क्लियर हो गया। हाँ, देन P1 माइनस ये 1 पॉइंट है और ये वाला 2 पॉइंट है, हाँ।
प्रेशर ऐसे हो, इन्होंने कहा पहले ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जाएंगे तो हाँ g-a/√2 और फिर ये a/√2, राइट, हो गया। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी दुविधा थी। जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, एक टैंक में पानी लेते हैं, ठीक है ना, उस टैंक को लिफ्ट में रख देते हैं, एकदम बिल्कुल पहली दूसरी क्लास याद करो। तो मैंने एक बात बोली थी, पहले तो अपना फ्रेम बदल लो। कौन सा ले लो? पता नहीं होगा। हम जब हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो लिक्विड कैसा दिखना चाहिए? रेस्ट पे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखना चाहिए? खुद लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिक्विड। आप कहोगे कोई भी बॉडी के रिस्पेक्ट में बॉडी तो रेस्ट पे दिखती है, ऐसा नहीं होता है। वो तो रिजिड बॉडीज की कहानी है ना। लिक्विड में एक पार्ट तेज भी चल सकता है, एक पार्ट स्लो भी चल सकता है। अगर हम स्लो वाले पार्ट पर बैठे ना, तो तेज वाला पार्ट हमें तब भी मूव करता हुआ दिखेगा, राइट। इसका मतलब लिक्विड के रिस्पेक्ट में पहले तो लिक्विड कैसा होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना था? इसी लिक्विड को अपना फ्रेम मान लेना है। और जैसे हमने इस लिक्विड को फ्रेम माना, ये लिक्विड हमें कैसा दिखने लगा? रेस्ट पे दिखने लगा। ग्राउंड पर खड़ा बंदा क्या देख रहा होगा? तो चल रहा, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल? यस, नॉन इनर्शियल, राइट, बिकॉज दिस लिक्विड इज एक्सलरेटेड। इसका इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन ए था, तो यहाँ पे ये बात काम करेगी कि इस ए के कंपोनेंट कर लेते हैं, ए cos 45, ए sin 45, तो दिस इज e डिवाइडेड बाय √2 और ये वाला भी e डिवाइडेड बाय √2। एक चीज और भी होती है कि आंसर कर लेना और वाकई में समझ लेना, दोनों डिफरेंट बातें। आंसर तो हम तब भी कर लेते हैं ना जब क्वेश्चन होता है, पलट के सोल्यूशन देख लेते हैं, तो हम स्टेटमेंट तक याद कर लेते हैं कि स्टेप के बाद ये हो, लेकिन उसका समझना बहुत जरूरी है। तो इस लिक्विड के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक राइट साइड पर एक्सलरेशन था और एक नीचे था। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। एक बॉक्स है, क्लोज्ड है और पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है ना, और वो रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स है। अगर मैं उसको ऐसे एक्सलरेट करा दूं तो क्या होगा? प्रेशर के वेरिएशन इस लाइन पर होने लगे। मान लो रेक्टेंगुलर टॉप टाइप का बॉक्स रखा हुआ है, पूरी तरीके से पानी से भरा है और चारों तरफ से बंद है, और इसको मैं ऐसे एक्सलरेट कराऊंगा तो क्या होगा? इस वाली वॉल का प्रेशर बढ़ेगा, राइट। इस पेन को ऐसे रख के अगर हाथ को एक्सलरेट करा दूंगा तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन तो पहले पूछे जा चुके हैं। फ्रिक्शन बताओ, ऐसे एक्सलरेट करा है, नॉर्मल फोर्स आया, mg नीचे काम किया, फ्रिक्शन ने ऊपर काम कर लिया। तो अगर ये ऐसे एक्सलरेटेड होगा तो प्रेशर इस साइड पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सुनना, इतना सा लिक्विड था, हमने पूरे को सिस्टम मान लिया, और इसी सिस्टम के लिए अगर फोर्स लिखेंगे तो मास इनटू एक्सलरेशन लिखेंगे। एक्सलरेशन तो सबका सेम था, इतने का मास काफी ज्यादा है, और वही यहां पे लिखूंगा तो इसको सिस्टम मानूंगा। एक्सलरेशन वही है लेकिन मास कम हो गया तो फोर्स भी कम हो गया, तो प्रेशर भी कम हो गया। इसका मतलब ये अगर इधर एक्सलरेटेड है ना तो प्रेशर इस साइड पर बढ़ रहा होगा। तो समझ में है? इसी डब्बे को ऊपर एक्सलरेट करा दें तो क्या होगा? तो उसी को फ्रेम मानेंगे, सूडो फोर्स नीचे आएगा। तो सूडो फोर्स अगर नीचे आएगा तो नीचे का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब उसने क्या किया? ऐसे भी एक्सलरेट करा दिया, ऐसे भी एक्सलरेट करा दिया। तो ऐसे एक्सलरेट कराने का मतलब इस डायरेक्शन का प्रेशर बढ़ रहा होगा, और ऐसे एक्सलरेट कराने का मतलब उस एक्सलरेशन की वजह से ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा होगा। लेकिन ग्रेविटी अपना भी रोल प्ले कर रही होगी, तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा होगा। लेकिन ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल एज कंपेयर टू a/√2 से जी तो बड़ा होगा ना। इसका मतलब इस सिस्टम के पास अगर इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन है तो इस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, और इस सिस्टम के पास एक डाउनवर्ड भी एक्सलरेशन है, और डाउनवर्ड एक्सलरेशन है तो इस डायरेक्शन में ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू
बढ़ेगा। एक बात और याद रखना, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो देन दीज टू डायरेक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इस पार्ट का इस पार्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इस पार्ट का कोई भी फर्क इस पार्ट पर नहीं पड़ने वाला है। तो उन्होंने जो बात बोली ना कि यहां से चलो, ऐसे पहुंचो और फिर यहां पर पहुंचो, तो इसके पास एक इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन था और एक इस डायरेक्शन में था, लेकिन हमने इसी को फ्रेम मानना है और a/2 की वैल्यू g से छोटी है। इसका मतलब इसको जब रिवर्स करके ऐड करोगे तो इफेक्टिव डाउनवर्ड एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, g माइनस a डिवाइडेड बाई √2। याद है जब लिफ्ट में टैंक रखते थे तो क्या होता था, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सलरेट होती थी तो सूडो फोर्स, नीचे आता था g को किससे रिप्लेस कर देते थे, g प्लस a से। अगर नीचे एक्सलरेट होता था तो सूडो फोर्स, ऊपर आता था g को किससे रिप्लेस करते थे, g माइनस a से। लेकिन अगर वो g से ज्यादा से एक्सलरेटेड था तो a बड़ा था g छोटा था, तो ऊपर की तरफ आता था कितना, a माइनस g, और तब शायद ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ने लगता था। मैंने केस भी कराया था कि अगर किसी बॉक्स को ऐसे चला दिया जाए ना और उसका एक्सलरेशन g से बड़ा है तो एक्चुअली प्रेशर नीचे जाने पे नहीं बढ़ेगा, प्रेशर ऊपर जाने। प्रेशर तो फोर्स ही है ना, बस लिक्विड के लिए हम अलग तरीके से डील करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं बदला, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में काम करता तो मैं बोलता अगर मैं 1 से इधर गया हूं, इस पॉइंट को मैं 3 बोल देता हूं, तो 3 और 1 में किसका प्रेशर बड़ा होगा, 1 का या 3 का। इफेक्टिव तो अभी भी नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने पर प्रेशर, अगर सिर्फ इस बात को काउंट करते तो इसका मतलब है कि तुमने लिफ्ट में इसको रख रखा है एंड लिफ्ट इज एक्सलरेटेड डाउनवर्ड, तो सिर्फ ए ऊपर कर देना, नेट इफेक्टिव जी की वैल्यू नीचे आएगी, जी माइनस a/2। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो रहा होगा, तो ऊपर जाने पे प्रेशर अगर कम हो रहा है तो P1 से P3 का प्रेशर कम आ रहा होगा। कितने से प्रेशर का डिफरेंस आएगा, रो इंटू जी इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी। तो ऐसी बात बताना जो हमने पढ़ी ना हो, तो रेस्ट इज एप्लीकेशन, नथिंग एल्स। हम कितना ऊपर चले गए, डी ऊपर चले गए, तो कितना प्रेशर चेंज हो गया, शायद कुछ गलत लिख दिया है, जी की जगह क्या लिखना चाहिए, जी माइनस ए डिवाइडेड बाई √2, तो जी माइनस ए डिवाइडेड बाई √2 एंड इनटू रो जी एच, और एच की वैल्यू कितनी, दैट इज दी। इसके बाद एक बात और बताना, अगर ये वाला एक्सलरेशन नहीं होता तो इस लाइन के प्रेशर्स कैसे होते, सेम आते, लेकिन इस एक्सलरेशन की वजह से अगर 3 से 2 में जाते हो तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। एक डब्बा लिए ऐसे चला रहा तो इस साइड का प्रेशर बढ़ रहा होगा, इसका मतलब जब मैं 3 से 2 जाऊंगा तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, 2 का प्रेशर 3 से ज्यादा होगा, तो प्रेशर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ 3, तो P2 माइनस P3 विल बी पॉजिटिव। और कितना प्रेशर का डिफरेंस आता है, हाइड्रोस्टैटिक रो इनटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन कितना था, a डिवाइडेड बाय √2 इनटू h, और h का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू d के इक्वल। P3 का कोई रोल था नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये बोला है P1 माइनस P2, तो इस वाले एक्सप्रेशन में इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो P1 माइनस P2 बचेगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, रो कॉमन आएगा, डी कॉमन आएगा, और अंदर कितना आएगा, जी माइनस a/√2 माइनस a/√2, मतलब जी माइनस, आगे बोलोगे 2a/√2, मतलब g माइनस √2। सही लिखा हो, ये करेक्ट लिखा हो, ये समझ में आ गया। और हमें उसने जो एक्सप्रेशन दिया है वो ये वाला दिया है कि P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी डी इज बीटा, तो यहां से एक जी भी बाहर निकाल लेते हैं और जी बाहर निकालेंगे, इधर लिख लेते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी डी, नीचे लेके आओगे लेफ्ट साइड पर, तो रो जी डी, तो अंदर क्या बचने वाला है बता सकते हो, रो डी तो बाहर निकाल लिया, जी निकाल लिया, तो 1 माइनस √2a डिवाइडेड बाई जी, तो इस आगे वाले पार्ट पर आएगा 1 माइनस √2a डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब उसने हमें बीटा की वैल्यू मिल गई कितना, 1 माइनस √2a डिवाइडेड बाई
जी कुछ बात समझ में आ गई? बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस रूट टू ए डिवाइडेड बाई जी। अब आते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं। उसने बोला बीटा इक्वल टू 0 व्हेन ए इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई रूट टू। चेक करते हैं, ए इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई रूट टू। यहाँ पे जी डिवाइडेड बाई रूट टू लिखोगे 1 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कैसा होगा? करेक्ट होगा। फिर उसने बोला ए इक्वल टू जी बाई रूट टू देन बीटा इज ग्रेटर देन 0। अगर फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा तो फिर सेकेंड पार्ट करेक्ट नहीं होगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। उसने बोला कि ए इक्वल टू जी बाई टू, तो ए की वैल्यू को जी बाई टू लिख देते हैं। ए की वैल्यू को जी बाई टू लिखोगे, दिस विल बी 1 minus 1 upon root 2. So this will become 1 minus 1 by root 2 and that will be root 2 minus 1 divided by root 2. इसका मतलब कि C पार्ट करेक्ट होगा। अब D पार्ट में आते हैं, A इक्वल टू जी बाई टू। अगर ये करेक्ट होगा तो फिर ये वाला पार्ट करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया और थर्ड पार्ट करेक्ट हो गया। एक दिन मैंने इसी क्वेश्चन को तुम्हें करने को दिया था और मैंने शायद इस चीज को ऐसे बोला था कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी टैंक मूव कर रहा है तो फर्स्ट डिफाइन द सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस प्रेशर चेंज होंगे। तो शायद उस तरीके सॉल्व करते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन हमें यूज करना चाहिए कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में हम दोनों चीजों पे अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछता है ना कि सरफेस कैसा दिखाई देगा ऐसी सिचुएशंस में, अगर हमने कोई भी टैंक किसी इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया है, ये इंक्लाइन प्लेन था और यहां पर हमने कोई भी टैंक रख दिया है और ये वाला इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये सरफेस ऐसे तो नहीं रहने वाला है। क्या सरफेस ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा। हमें क्या करना होगा? सरफेस का कोई एक पार्टिकल पकड़ना होगा, राइट? हमने इसी लिक्विड को अपना फ्रेम मान लिया, तो इस पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आ गया पीछे की तरफ, कितना सूडो फोर्स आ गया m इंटू ए डिवाइडेड बाई रूट टू। इसके पास एक नीचे की तरफ फोर्स आ गया कितना, दैट इज m इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट टू। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहोगे तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आने वाली, जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई टू प्लस जी माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट टू का होल स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना होगा तो इस वाले एंगल को अल्फा मान लेते हैं। क्या tan अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं? तो अगर tan अल्फा लिखना होगा तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा, g माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट टू, और बेस कितना आने वाला है, दैट इज ए डिवाइडेड बाई रूट टू। यहां से हमको अल्फा मिल जाएगा और जिस डायरेक्शन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर लेगा। लेकिन जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमको पता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, इट विल बी इजी। याद है प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे सॉल्व करते थे? वैसे तो हम 2D में सॉल्व कर लेते, लेकिन करते क्या थे, यू का एक ये कंपोनेंट निकालते थे, कौन सा, यू कॉस थीटा, एक ये निकालते थे, कौन सा, यू साइन थीटा। नीचे क्या लगाते थे जी, इस मोशन को अलग सॉल्व करते थे, इस वाले मोशन को अलग सॉल्व करते थे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। इधर सॉल्व करो इससे कोई मतलब नहीं, इधर सॉल्व करो इस वाले से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? बट स्टिल अगर हमसे पूछता है कि सरफेस का इंक्लिनेशन क्या होगा, तो सरफेस का इंक्लिनेशन बता सकते हो। ये वाला एंगल अगर अल्फा आ गया है ना, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा आएगा, और ये 90 माइनस अल्फा आने का मतलब है कि सरफेस इसके साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अगर हम पूरा एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते तो ऐसे बोलते कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेशर्स बढ़ रहे होंगे, और प्रेशर्स बढ़ रहे होते और ये डिस्टेंस h होती ना, तो इन और इन पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस में लिखता है कितना, रो इनटू जी इफेक्टिव इनटू h। एक सजेस्टेड जरूर रहेगा कि एक बार तुम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। यहां तक की बात क्लियर होगी? ठीक है ना?
अब बात आती है अगला क्वेश्चन जो वेरियस फॉर्म्स में कई बार पूछा जा चुका है। उसने बोला U2 एक स्ट्रक्चर है और उसमें पानी भरा हुआ है इस टाइप का, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन तो आ ही जाता है। वाटर लेवल या कोई भी लिक्विड लेवल है, पहले दोनों में सेम रहेगा, H के इक्वल, जो भी रिक्वायर्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया एटसेट्रा मान लेते हैं। फिर उसने बोला इस एक्सिस के अबाउट इसे ओमेगा से घुमा दो, इस वाली डिस्टेंस की वैल्यू को L मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट वाली आर्म का लिक्विड लेवल राइट, लेकिन रीजन भी अच्छा पता होना चाहिए। अगर मैं पाइप में पानी भरूं ना और इस पाइप को ऐसे घुमा दूं ना, तो ये पानी बाहर भागने की कोशिश करेगा। आई थिंक यही वाला केस हो गया, इसको ऐसे एक्सलरेट कराया, इधर प्रेशर बढ़ने लगे, तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे प्रेशर बढ़ रहा हूं। अगर इसमें पानी भर के ऐसे घुमा देता ना और ये बंद होता, तो इन डायरेक्शंस के प्रेशर बढ़ रहे होते, बाहर भागने की कोशिश करता, आगे वाले पार्ट को प्रेस करता, वहां से फोर्स आता है, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसको अगर ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो आगे जाने पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहां का प्रेशर यहां से ज्यादा होगा, बट यहां का प्रेशर प्रोड्यूस कौन करेगा, ये वाला लिक्विड प्रोड्यूस करेगा। तो इस साइड का प्रेशर अगर इससे ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब ये वाली हाइट इस वाली हाइट से ज्यादा होगी। तो जब हमने इसको रोटेट करा दिया ना, उस समय की सिचुएशन कुछ ऐसे आ गई, जब ये सिस्टम रोटेट कर रहा था तो यहां पर लिक्विड का लेवल राइज कर गया और यहां पर लिक्विड का लेवल ड्रॉप कर गया। हमें इन दो पॉइंट के बीच के अगर प्रेशर डिफरेंस मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व कराने का एक ही मतलब होता है कि तुम चैप्टर सीख रहे हो। कैसे निकालें प्रेशर डिफरेंस? आई थिंक प्रेशर्स आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब इंटीग्रेट कर दो। यहां से x डिस्टेंस पर दो क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिनके बीच का गैप कितना dx। यहां का प्रेशर P मानेंगे तो आगे का प्रेशर स्लाइटली ज्यादा होगा, कितना होगा P प्लस dP होगा। क्या आगे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है? यस बढ़, कुछ देर बाद तो स्टैटिक सिचुएशन आ ही जाएगी ना। तो आगे जाने पे प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ का प्रेशर P मान लिया, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया P प्लस dt। इसी को अपना सिस्टम मान लेते हैं। तो इतने लिक्विड को अगर अपना सिस्टम मानेंगे ना, तो ये वाली लेंथ कितनी है दैट इज dx। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एक इक्वल मान लेते। यहां का प्रेशर अगर P था ना, तो इस वाले सिस्टम पर राइट साइड पर एक फोर्स लगा होगा कितना P इंटू ए, और इस जगह का प्रेशर अगर P प्लस dP था तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा होगा कितना P प्लस dP इंटू ए। तो समझ में, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का वाटर का एक एलिमेंट ले लिया, इधर का प्रेशर, थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बोलते भी रहना चाहिए। P था, यहां का प्रेशर P प्लस dP, इसका एरिया A था, तो इस साइड से कितना फोर्स आया, कितना आया P इंटू ए, और इस साइड से कितना फोर्स आ गया P प्लस dP इंटू ए। नेट फोर्स तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट साइड पर है कि राइट साइड पर? इधर से बड़ा फोर्स आ रहा है, इधर से छोटा फोर्स आ रहा है, तो नेट। और ये बात तो हमको वैसे भी पता था, छोटा सा पार्टिकल है, कौन से पाथ में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। और सर्कल में मूव करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, इधर। सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं शायद 11th की फिजिक्स के तीसरा चौथा चैप्टर, काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा दिया जाता है, फोर्स कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया जाता है, वर्क एनर्जी में पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये पाइप था, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक इक्वल था, यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए, कितनी थिकनेस थी dx थी। यहां से कितना फोर्स लगा P इंटू ए, यहां से कितना लगा P प्लस dP इंटू ए। नेट फोर्स किधर आ गया, इधर शायद सेंटर भी इधर लाई कर रहा था। ये जिस भी सर्कल में चल रहा है उसकी रेडियस कितनी x, और किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका सेंटर की तरफ एक्सलरेशन कितना होगा, सेंटर की तरफ एक्सलरेशन आएगा कितना x ओमेगा स्क्वायर। क्या हमने सारी बातें इनर्शियल फ्रेम से करें?
यस, हम बाहर से सर्कल को देख रहे हैं ना। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल लगता है, लेकिन मेरी टीचिंग में तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल बहुत कम सुनाई देगा, क्योंकि मैं एक्चुअली अपना फ्रेम कहां लेता हूं, ग्राउंड पर लेता हूं। अगर मैं इसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं ना, तो मेरा फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा, और तब मेरे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। वो किधर आएगा? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स थोड़ी ना, दैट इज एक्चुअली द सूडो फोर्स। और मैंने अगर इनर्शियल फ्रेम लिया है तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाने की जरूरत नहीं। व्हाट इज, अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाता तो लिखता F इक्वल टू m इंटू ए। व्हाट इज द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? dp इंटू ए। इधर से कितना लगा था? P प्लस dp इंटू, इधर से कितना लगा था? P इंटू ए। P इंटू ए कैंसिल हो गया, बचा कितना? dp इंटू ए। साइन का भी मैट, साइन का तो मीनिंग होगा ना, तो फिलहाल मैंने साइन में भी कोई गड़बड़ नहीं करी। मास लिखना है तो कितना लिखें? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम? दैट इज ए इंटू dx। और एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज x ओमेगा स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या? ए यहां से कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dp इक्वल टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x इंटू dx। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट था 1 और ये वाला पॉइंट था 2। तो जब हम 1 पर थे तो प्रेशर कितना था? P1 था। 2 पर पहुंचे तो प्रेशर मान लेते हैं कितना? P2। 1 पर थे तो x की वैल्यू कितनी थी? 0। 2 पर पहुंचे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? L के इक्वल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? dp, दैट विल बी p, अपर लिमिट P2, लोअर लिमिट P1। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? P2 माइनस P1। रो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालो। x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, 2 नीचे आ गया, और अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, दिस विल बी L स्क्वायर। इसका मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, दैट प्रेशर डिफरेंस विल डिपेंड ऑन लेंथ एंड एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली शायद ओमेगा बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो भी प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा। और प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मैं यहाँ का प्रेशर लिख रहा हूं, एक्चुअली इस 2 पॉइंट का प्रेशर लिखना है, और इस वाली हाइट को कितना माना था? S2। इस वाली हाइट को कितना माना था? S1। अगर 2 पॉइंट का प्रेशर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ये सारा मोशन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इस टाइप के प्रेशर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सलरेशन नहीं, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं तो केवल g अपना रोल प्ले करेगा, और 2 पॉइंट का जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P ATM प्लस रो इंटू g इंटू S2। 1 पॉइंट का प्रेशर बता सकते हो कितना आएगा? 1 पॉइंट का प्रेशर रोटेशन के बाद आएगा कितना? दैट विल बी P ATM प्लस रो इंटू g इंटू S1। P2 माइनस P2 P1 की वैल्यू पुट करोगे तो दैट विल बी रो इंटू g into S2 minus S1, and this will be omega rho omega square L square divided by 2। एक छोटा सा क्वेश्चन, हर हाल में क्या यही आंसर है? क्या हर हाल में यही आंसर है? एक चीज नोटिस करना, ओमेगा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, L बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। कहीं ये वैल्यू इतनी बड़ी होना हो जाए ना कि पता चला पूरा लिक्विड भी राइट साइड पे चला गया और उतना प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मैं बहुत तेज घुमा रहा हूं ना तो ऐसा भी हो सकता है लेवल जाते जाते बिल्कुल नीचे चला जाए, और फर्दर अगर मैंने एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी तो यहां से लिक्विड हट भी सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट वैकेंट भी हो सकता है। यहां पर प्रेशर डिफरेंस तो फिक्स है ना, अगर पूरा लिक्विड यहाँ पे चला जाएगा तो एक सर्टेन प्रेशर डिफरेंस आएगा, और ऐसी स्थिति में ये वाली वैल्यू अगर और बड़ी होगी इसका मतलब लिक्विड का कोई भी पार्ट लेफ्ट साइड पर तो नहीं रुकेगा ना। तो अगर अगली बार एक अगला सवाल पूछता है कि इसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दें कि इस साइड का लिक्विड यहाँ पे पहुंच जाए, इसका मीनिंग क्या होगा? इस साइड के लिक्विड के यहां पे पहुंचने का मतलब इस साइड का लिक्विड ऊपर जा चुका होगा, और जितनी हाइट लेफ्ट साइड पर थी सारी राइट साइड पर चली गई होगी,
तो इस साइड की टोटल हाइट कितनी हो चुकी होगी, 2h हो चुकी होगी। इसका मतलब 2h हाइट के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर आएगा उसका इसके साथ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस एक्चुअली इसके इक्वल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बदलता है तो इसका आंसर भी कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। एक क्वेश्चन उसने ऐसे पूछा, उसके पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है और यहां पर कैप लगा के बंद कर दी। इसकी लेंथ एल के इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के इक्वल है, और फिर तुमसे बोलता है कि इसको ओमेगा से घुमा दे। तो अगर इसको ओमेगा से घुमा देता और फिर तुमसे पूछता है कि ये वाला एंड ओपन है तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा। सुनना कैसे सॉल्व करना है। यहां से x डिस्टेंस पर एक, बोलते जाओ ना, वही सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, थर्मोडायनेमिक्स में पूछ चुका है। उसने गैस भरी ऐसे करके घुमा दिया, बोला प्रेशर का डिफरेंस बता दो यहाँ और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस कितने। इससे मैंने लिक्विड भरा, इधर से मैंने बंद कर दिया, इधर से ओपन था, तो मैंने यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया। कितनी डिस्टेंस पे, x पर। थिकनेस कितनी मानोगे, dx मानोगे। यहाँ का प्रेशर अगर P है तो आगे का प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, तो इसको क्या मान लेता हूं, P प्लस dp। क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लिया, इधर कितना फोर्स लगा एलिमेंट पर, P प्लस dp इंटू A, और इस साइड पर कितना फोर्स लगा, P इंटू A। P इंटू A कैंसिल हो गया, नेट फोर्स इधर आ गया कितना, dp इंटू n। dp इंटू A विल बी इक्वल टू मास इंटू दिस एक्सेलरेशन। कौन सा मोशन था, सर्कुलर मोशन था, और सर्कुलर मोशन था किस रेडियस में था, x रेडियस में। किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ था, ओमेगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, x इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, x की वैल्यू को इंटीग्रेट कर देना, कहां से, 0 से l तक। ये ओपन था, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर PATM था। दिस वाज ओपन एंड, और अगर ओपन एंड था तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया, PATM। यहाँ का प्रेशर हम निकाल सकते हैं, अपर लिमिट P आएगी, लोअर लिमिट PATM आएगी, इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ का भी प्रेशर आएगा। अगर जनरल किसी पोजीशन का प्रेशर पूछता है तो भी निकाल सकते हैं। जो बात मैंने डिस्कस करी उसको यहाँ पे लिख देता हूं। एक पाइप था, उसमें कंप्लीटली कोई फ्लूइड भरा हुआ था, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ये एंड ओपन था, यहाँ का प्रेशर P था, और यहां से x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी थी, dx। यहाँ का प्रेशर P मानोगे तो यहाँ का प्रेशर P प्लस dp। इस वाले एलिमेंट पर नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया dp इंटू a। इस एलिमेंट के पास एक्सेलरेशन कितना था, x ओमेगा स्क्वायर। इस एलिमेंट का मास कितना था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू a इंटू dx। F इक्वल टू ma लिखोगे, दिस विल बी dp into A, and that will be equal to rho A into dx into x into omega square। यहां से A कैंसिल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dp, that is rho into omega square x into dx। इसी को इंटीग्रेट कर दोगे। पहले प्रेशर कितना था, PATM, और मुझे अगर x डिस्टेंस का निकालना है तो क्या मान लेता हूं, px। इनिशियल लिमिट क्या थी, 0, और जनरल लिमिट लिखना है तो कितना आएगा, x। अगर वो राइट हैंड का पूछता है तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देना, एल के इक्वल। ये सेम क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। बताए क्वेश्चन।